चलिए अब हम देखते हैं कि इस महान सिविलाइजेशन की शुरुआत आखिरकार कहां से होती है। इंडियन हिस्ट्री को हम सामान्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे नंबर पे मेडिवल हिस्ट्री और तीसरे नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री। और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री को आपके सामने रखेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है प्री हिस्टोरिक टाइम से, जिसे देखो ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्टोन एज, दूसरे नंबर पे ब्रोंज एज और तीसरे नंबर पे आयरन एज। सबसे पहला जो स्टोन एज है वो भी फर्दर देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पेलियोलिथिक एज, दूसरे नंबर पे मेसोलिथिक एज और तीसरे नंबर पे नियोलिथिक एज। इन तीनों स्टेजेस पे हमने स्टोन टूल्स को अलग अलग शेप्स और साइजेस में यूज किया है। और देखो टूल्स का शेप, साइज और यूजेस में डिफरेंस ने ही एक मेजर डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है इन तीनों एजेस में। जैसे कि देखो अगर सबसे पहले हम पेलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो ये डेवलप हुआ आइस एज के प्लीस्टोसीन पीरियड में, जो कि 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक था। पेलियोलिथिक पीरियड को भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपर पेलियोलिथिक, दूसरे नंबर पे मिडिल पेलियोलिथिक और तीसरे नंबर पे लोअर पेलियोलिथिक पीरियड में। और ये जो डिफरेंशिएशन है ना, 2 चीजों पर बेस्ड है, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल और इसके बाद क्लाइमेट में बदलाव, जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई। जैसे कि देखो अगर हम लोअर पेलियोलिथिक पीरियड की बात करें ना, तो आइस एज का मैक्सिमम पार्ट इसी पीरियड से कोइंसाइड करता है। इस एज की स्टोन टूल की बात करें तो पेलियोलिथिक पीपल को अभी देखो स्टोन का इस्तेमाल करना आया ही था, मतलब उसे बेसिक्स पता लगे थे कि किस प्रकार से स्टोन यानी पत्थर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक स्टोन से दूसरे स्टोन को तोड़ते और जैसे तैसे करके स्टोन को ना थोड़ा सा शार्प बनाते घिस के, जिसे हम बोलते हैं चॉपर या क्लेवर। जैसे जैसे टाइम बीता ये स्टोन टूल्स को लकड़ी या स्टोन हैमर की मदद से अपने हथेली के बराबर शेप करने लगे, जिसे बोला गया हैंड एक्स। लोअर पेलियोलिथिक के प्रोमिनेंट एविडेंस हमें मिलते हैं कई सारे लोकेशंस पे। जैसे देखो सोन वैली जो आज के समय पाकिस्तान में है, बेलन वैली जो कि आज के समय उत्तर प्रदेश में है, डिडवाना फेमस जगह है जो आज के समय राजस्थान में है, भीमबेटका काफी फेमस केव साइट है जो कि आज के समय मध्य प्रदेश में है। तो इन सभी साइट्स पर हमें लोअर पेलियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हैं। बोरी साइट को देखो अर्लीस्ट लोअर पेलियोलिथिक साइट भी माना गया है, यानी इंसानों ने यहीं पर सबसे पहले स्टोन टूल्स यूज करना सीखा और धीरे धीरे स्टोन टूल्स एडवांस होते गए। इसके बाद देखो लोअर पेलियोलिथिक डिस्कस करने के बाद अब बारी आती है मिडिल पेलियोलिथिक एज की। यहाँ मेनली फ्लेक्स, ब्लेड्स या स्क्रैपर्स का यूज किया जाता था। फ्लेक टूल्स इस टाइम पीरियड का एक इंपॉर्टेंट फीचर था। इनको या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक्स की मदद से बनाया जाता था। इन टूल्स को बनाने के लिए एक यूनिक टेक्निक का यूज होता था जिसे बोलते हैं लेवलॉइस। इस टेक्निक में एक बड़े से पत्थर को छोटे से पत्थर से पिन पॉइंटेड मारा जाता था, जिसकी वजह से एक बहुत ही तीखा यानी शार्पेंड पार्ट टूट कर निकल जाता था और इस टूटे हुए पार्ट को शार्प बना दिया जाता था, जैसे कि देखो ब्लेड्स या स्क्रैपर्स। मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो ये मेनली नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर वैलीज के आसपास डेवलप हुआ। फेमस इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एच.डी. सनकालिया ने निवासा साइट जो कि महाराष्ट्र में है, मिडिल पेलियोलिथिक का पहला आर्टिफैक्ट यानी कलाकृति खोज निकाली यहीं से। इसके बाद आसपास के एरियाज में और भी साइट्स डिस्कवर हुए, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की मालाप्रभा और घटप्रभा रिवर बेसिन और लूनी रिवर बेसिन में स्थित बुद्धा पुष्कर लेक। आइस एज के खत्म होते होते ना अपर पेलियोलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई। जैसे ही क्लाइमेट कंडीशंस थोड़ी सी गर्म हुई, सिविलाइजेशन देखो धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगी। अपर पेलियोलिथिक साइट के स्टोन टूल्स साइज में ना थोड़े बड़े हो गए। इंसान थोड़ा और एडवांस हो चुका था। अब इंसान स्टोन्स को थोड़ा और क्रिएटिव बनाने लगा। जैसे देखो स्टोन्स को नीडल शेप में लाया गया, फिर थोड़े टेढ़े मेढ़े स्टोन्स को फिशिंग गियर की तरह यूज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल और महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को मिले ऑस्ट्रिच के अंडे से बना मोती, यानी पेलियोलिथिक पीपल अब थोड़े फैशनेबल भी हो रहे थे। इनफैक्ट देखो इसी टाइम फायर की भी डिस्कवरी हो गई और ये हमें पता चलता है आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि वहां पे एस पार्टिकल्स मिले हैं। चलिए अब अपर पेलियोलिथिक एज की कुछ इंपोर्टेंट साइट्स को भी हम देख लेते हैं। नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, निवासा और धवलपुरी जो कि देखो महाराष्ट्र में है, बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश में है और नर्मदा वैली में स्थित मेहता खेड़ी साइट, जैसे कि 2021 में हरियाणा में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इस पेंटिंग को डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट आता है देखो मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, जिसमें 9000 से लेकर 4000 बीसी तक का पीरियड कवर होता है। जो मेसोलिथिक पीरियड है ना, इसको हम एक तरफ पेलियोलिथिक और दूसरी तरफ नियोलिथिक पीरियड, दोनों के बीच का ना इसको हम लिंकिंग पिन बोलते हैं। भारत में अगर बात करें तो मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की खोज सबसे पहले जॉन इवांस ने की थी। देखो मेसोलिथिक पीरियड के जो स्टोन टूल्स थे ना, वो साइज में थोड़े छोटे हो गए थे, इसलिए उन्हें बोला गया माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थरों से बने औजार। मेसोलिथिक पीरियड में ना टूल्स के इनोवेशन में बो एंड एरो का भी एडिशन हुआ, और जब देखो बो एंड एरो का एडिशन हो गया ना, तो ना जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। अब इंसान बड़े बड़े एनिमल्स को भी इजिली मार सकता था, और ये हमें देखने को मिला यहाँ पे मिली पेंटिंग्स में भी। जो मेसोलिथिक पीरियड था ना, उस टाइम की पेंटिंग का मुख्य विषय हुआ करता था ग्रुप हंटिंग, मतलब ग्रुप में शिकार किया जाता था। 2023
में आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मिली इस पेंटिंग से पता चला है कि मेसोलिथिक पीरियड के लोगों को ना टीलिंग यानी हल चलाने का भी ज्ञान था। इस पीरियड के ज्यादातर सेटलमेंट हमें गंगा रिवर बेसिन में मिलते हैं और इसका मेन रीजन बताया गया इंक्रीज्ड रेनफॉल, क्योंकि देखो बारिश इंक्रीज हुई ना तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जनसंख्या काफी बढ़ गई और हंटिंग के पर्पज से रिवर बेसिन हमेशा से जबरदस्त साइट होती है, क्योंकि नदी के किनारे एनिमल्स पानी पीने आते हैं और शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। इसी वजह से जो मेसोलिथिक साइट्स है ना वो रिवर बेसिन में काफी मिली है। देखो आज की तरह किसी भी और टाइम पीरियड में ना स्थायी भोजन एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगते हैं। स्थायी भोजन का मतलब है कि एक ही जगह आपको लगातार खाना मिल रहा है, खाने की अवेलेबिलिटी है। तो देखो एक ही जगह पे आपको लगातार खाना मिलेगा तो जाहिर तौर पे आप वहां रुक कर फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगोगे और यही हुआ मेसोलिथिक पीरियड में। एडवांस स्टोन टूल्स जैसे धनुष और तीर आ गए तो इससे पॉसिबल हुआ कि किसी भी छोटे या बड़े जानवर को मारना और इसके साथ थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से भी जो प्रोडक्शन होता उसके सहारे इंसान एक ही जगह पे रहकर अपना काम चला सकता था और इसीलिए मेसोलिथिक पीरियड में अब सेटल्ड लाइफ इंसान जीने लगा। अब देखो इसके बाद हम देख लेते हैं मेसोलिथिक पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया को अगर हम छोड़ दें तो मेसोलिथिक साइट्स हमें पूरे भारत में देखने को मिलती है। जैसे कि देखो सराय नाहर राय से जो कि गोमती नगर के किनारे उत्तर प्रदेश में है, लंगनाज जो कि गुजरात में है, आदमगढ़ और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है और मेसोलिथिक पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट साइट बागोर जो कि कुठारी नदी के किनारे राजस्थान में है। बागोर देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हमें पूरी की पूरी माइक्रोलिथ इंडस्ट्री मिली है, छोटे छोटे पत्थरों से बने औजार, इनकी इंडस्ट्री हमें यहाँ पर मिली और एनिमल डोमेस्टिकेशन के पहले एविडेंस भी हमें बागोर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी से मिले हैं। एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब पशुओं को पालतू बनाना। इसके बाद आया नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज जो चला 7000 से लेके 1000 बीसी तक। भारत में नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल को पहली बार 1842 में रीडिस्कवर किया गया डॉक्टर प्रिमरोज ने। यहाँ पे पाए गए स्टोन टूल्स की बात अगर करें वो देखो ज्यादा पॉलिश्ड मतलब ज्यादा चिकने थे, कंपैरेटिवली शार्प और खतरनाक भी थे। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एच.डी. सनकालिया का ये कहना है कि ये पॉलिश्ड शार्पनेस पत्थर को किसी ऑयली सरफेस से रगड़ने से आती थी। और सिर्फ यही नहीं, नियोलिथिक पीपल को ना ये भी पता था कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करना है और इस बात का एविडेंस हमें मिलता है बिहार के चिरांद गांव से। यहां से हमें मिले नियोलिथिक पीरियड के पहले बोन टूल्स जो कि एंटलर शेप के थे। नियोलिथिक लोगों को ना एंशिएंट टाइम की पहली फार्मिंग कम्युनिटी भी कंसीडर किया जाता है और इसका रीजन है यहां पर मिलने वाली ढेरों तरह के फूड क्रॉप्स, जैसे कि देखो रागी, राइस, बार्ले यानी कि जौ, व्हीट, ये सारे फूड क्रॉप्स के जो एविडेंस है ना इस पीरियड से मिलते हैं। इनफैक्ट ना क्रॉप्स की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि दिक्कत आ गई स्टोर कहां पे किया जाए उनको। इसके लिए देखो उनको स्टोर करने के लिए ना मिट्टी के बर्तन यानी पोट्री की डिस्कवरी भी हो गई। इस पीरियड में पोट्री को यानी मिट्टी के बर्तनों को ना 3 तरह से क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले ग्रे वेयर, दूसरे नंबर पे ब्लैक बर्निश्ड वेयर और तीसरे नंबर पे मैट इम्प्रेस्ड वेयर। न्यूलिथिक टाइम तक हम फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बन चुके थे, मतलब पहले शिकार करते थे, अब हमारा ज्यादा फोकस हो गया एग्रीकल्चर पर और इंसान ना इस पीरियड में केव से बाहर निकलकर मिट्टी के घरों में रहने लगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे चालकोलिथिक या मेटल एज की, जिसका टाइम पीरियड 3500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक माना गया है। चालकोलिथिक या स्टोन कोपर एज को भारत का पहला मेटल एज कंसीडर किया जाता है। इनफैक्ट देखो हड़प्पा कल्चर को चालकोलिथिक कल्चर का ही पार्ट माना जाता है। वैसे देखो इस पीरियड में स्टोन और कॉपर का यूजेस तो दिखता ही है, लेकिन कुछ साइट्स जैसे पयमपल्ली पे ब्रोंज का यूजेस भी देखा जा सकता है। इतिहासकारों ने ना चालकोलिथिक कल्चर को ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहले आता है अहाड़ कल्चर, जिसको हम बानस कल्चर भी बोलते हैं। ये बानस कल्चर नाम आता है राजस्थान में बहने वाली बानस नदी से। अहाड़ कल्चर की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स इस प्रकार से हैं: बालाथल, गिलूंड, ओजियाना। ये देखो आज के समय में राजस्थान के मेवाड़ रीजन में मिलती है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कल्चर चालकोलिथिक पीरियड का कायथा कल्चर। ये देखो मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ कायथा कल्चर, जिसका नाम पड़ा उज्जैन में मिले कायथा साइट के आधार पर। हर कल्चर की तरह यहाँ पर भी हमें खेती और पशुपालन के अवशेष मिले, पर यहाँ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हमें मिलता है हॉर्स रिमेन्स यानी घोड़े के अवशेष। देखो अभी ये बताना मुश्किल है कि ये हॉर्स यानी घोड़ा आया कहां से था, बट इस डिस्कवरी ने रिसर्च के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए। ऐसा माना जाता है कि इस कल्चर का अंत हुआ अर्थक्वेक यानी भूकंप से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट कल्चर की तरफ, जो कि है मालवा कल्चर। ये डेवलप हुआ मालवा रीजन में, जो कवर करता है सेंट्रल इंडिया को। यहाँ के साइट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि ये नदी किनारे ही डेवलप हुई। जैसे कि यहाँ की पहली आइडेंटिफाइड साइट महेश्वर या लार्जेस्ट साइट नर्मदाटोली, दोनों देखो नर्मदा के किनारे ही पाए जाते हैं। इसके अलावा नगदा जो मिलता है चंबल नदी के किनारे, और ईरान जो बीना नदी के किनारे स्थित है। और आखिर में अब हम बात करेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट कल्चर की, जो है जोरवे कल्चर। ये कल्चर डेवलप हुआ महाराष्ट्र रीजन में। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स
स्टेट्स हैं, डेमाबाद जो हमें गोदावरी वैली में मिलता है, नवदाटोली जो है नर्मदा वैली के पास, भीमा वैली में मिला इनामगांव, और इसके बाद प्रकाश जो हमें मिला है तापी वैली में। जोरवे कल्चर का इंपॉर्टेंट फीचर था कि यहाँ घर अलग अलग साइज के थे, जिससे पता चलता है कि असमानता यानी इनइक्वालिटी की एंट्री हो चुकी थी इस कल्चर में। जैसे कि डेमाबाद में मिले कुछ घर काफी बड़े बड़े थे और उसमें उनका अपना बनाया हुआ अलग से देवस्थल यानी टेंपल भी था। लेकिन देखो यहाँ ज्यादातर घर छोटे और अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से बनाए गए थे। इनफैक्ट यहाँ के ग्रेव यानी कब्र का साइज का डिफरेंस से ये अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ क्लास डिफरेंस भी थे। डेमाबाद में पाए गए ब्रोंज गुड्स बहुत हद तक हड़प्पन कल्चर से ही प्रभावित थे। इसके बाद जोरवे कल्चर के नॉर्थ में डेवलप हुआ ओकर कलर्ड पोट्री कल्चर। इस कल्चर का नाम पड़ा यहाँ पर मिलने वाली ओकर यानी गेरुआ कलर की पोट्री से। यहाँ पे मिले आर्टिफैक्ट यानी कलाकृति हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलने वाली कलाकृतियों से बहुत सिमिलर थी। अगर हम ओकर कलर्ड पोट्री कल्चर की बात करें तो ये हमें मिलती है उत्तर प्रदेश के बिसोली और राजपुर परसू एरियाज में। चालकोलिथिक पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखें तो यहाँ के ज्यादातर घर मड यानी मिट्टी के बने हुए थे, पर कुछ साइट्स जैसे गिलूंड में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल भी देखा गया। यहाँ का रहन सहन रूरल ही था और मोस्टली लोग खेती या पशुपालन पे ही डिपेंडेंट थे। वैसे देखा जाए तो कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी, पर चालकोलिथिक लोगों को मेटल प्लो बनाना अभी भी सीखना बाकी था। मेटल प्लो मतलब मेटल से बना हल जो काम आता खेत जोतने के। वो खेती के लिए अभी भी लकड़ी से बना हुआ हल यानी प्लो इस्तेमाल करते थे। शायद इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अभी भी कमी था। असमानता यानी इनइक्वालिटी का कीड़ा चालकोलिथिक लोगों में आ चुका था। जैसे यहाँ पर मिले कुछ ग्रेव्स यानी कब्र में कॉपर के आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियां ज्यादा थे, उनका साइज भी बड़ा था। ऐसे ही कुछ घर 20 हेक्टेयर में फैले हुए थे, वहीं कुछ का एरिया सिर्फ 5 हेक्टेयर का था। यानी इनइक्वालिटीज आ चुकी थी कब्र के मामले में भी, घर के साइज के मामले में भी। चालकोलिथिक को ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली रिप्लेस किया ब्रोंज एज यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। अब हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसका टाइम पीरियड देखो 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक माना गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को साउथ एशिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ शुरू हुए मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशन को क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला गया है। 1921 में फर्स्ट टाइम दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया जॉन मार्शल ने। वैसे देखो ये सिविलाइजेशन शुरू कहां से हुई ये बता पाना आज भी मुश्किल है। 2022 में हरियाणा की राखीगढ़ी साइट में एक स्टडी के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिपेंडेंट थी। मतलब यहाँ के जो लोग थे वो देसी थे, ऐसा नहीं कि बाहर से आए लोगों ने ये सिविलाइजेशन बसाई थी। इस सिविलाइजेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि लोग बहुत ही ज्यादा संगठित तरह से यहाँ रहते थे। जैसे यहाँ की टाउन प्लानिंग, जैसे देखो आप इस इमेज को देखो, आपको एक प्रॉपर स्ट्रीट पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो दो सड़कें जो है ना आपस में 90 डिग्री एंगल पे काटती हैं। दिल्ली, मुंबई, वहां पे भी कई कई जगह पे ना इतना अच्छा सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। वहां हर घर से गंदा पानी निकलता, एक बड़े नाले में वो गंदा पानी जाता और उस गंदे नाले की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। उस नाले को ढका गया था बड़ी बड़ी सिल्लियों से जो पत्थर की होती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज की बात करें ना, दो पार्ट्स में बटी हुई थी। एक तो देखो अपर पार्ट, दूसरा लोअर पार्ट। अपर पार्ट था वो थोड़ी ऊंची उठी हुई जगह पे होता था और लोअर पार्ट में आम लोगों के घर होते थे। सुरक्षा के लिए शहर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार हुआ करती थी। अगर देखो यहाँ के आर्किटेक्चर को देखें ना तो ये सिविलाइजेशन दुनिया की बाकी सिविलाइजेशन से काफी अलग थी। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बने हुए घर पकी हुई ईंटों से बने थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अभी भी वहां पे घर बनाने के लिए ना कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन ज्यादा एडवांस थी इवन सोसाइटी के मामले में भी। या फिर इजिप्ट में राजा और रानी अपने बड़े बड़े महल बनाया करते थे, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोकतंत्र का बोलबाला था। बहुत बड़े बड़े महल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये एक एविडेंस है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटिवली ज्यादा डेमोक्रेटिक थी। और दूसरी तरफ देखो इजिप्ट में आप पिरामिड का एग्जांपल लीजिए, वहां पे ऐसे आरोप लगते हैं कि उन पिरामिड्स को बनवाया गया था स्लेव्स का यूज करके, मतलब बंधुआ मजदूरी करवा के वो बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए गए। यहाँ पे आपको चूड़ियों के एविडेंस मिले हैं, इयररिंग्स, लिपस्टिक, ये सारी चीजें मिली हैं। बहुत फैशनेबल थे इंडस सिविलाइजेशन के लोग। तो वो देखो प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा प्रेरित थे, मतलब नेचर वर्शिप में वो विश्वास करते थे। पीपल ट्री की मोहर यानी सील मिली है, ये प्रूव करती है कि पेड़ की पूजा की जाती थी। इंडस सिविलाइजेशन में हमें मंदिर का कोई एविडेंस नहीं मिला है। पशुपति सील या मिट्टी की मदर गोडेस की जो मूर्त है, इससे ये पता लग गया कि यहाँ पे मेल गॉड या फीमेल गोडेस दोनों की ही पूजा की जाती थी। जैसे देखो डॉग, गोट, कैमल और भी बहुत सारे जानवर। काऊ का कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला है। और इसके बाद इकोनॉमिकली भी इंडस सिविलाइजेशन काफी मजबूत थी और इवन सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। हड़प्पन सील्स हमें मिलती है मेसोपोटामिया और इजिप्ट से। इसके बाद देखो इंडस सिविलाइजेशन के इंपोर्टेंट पोर्ट साइट्स की हम बात करें तो सबसे पहले आता है लोथल। भोगवा रिवर पे स्थित ये पोर्ट इस तरह डिजाइन किया गया था कि फ्लड आने पर भी इस पोर्ट साइट पर कोई खास असर होता नहीं था। इसकी बाउंड्री वाल्स 21 मीटर तक चौड़ी बनाई गई थी और शिप्स को खड़ा करने के लिए यहाँ पे डॉकयार्ड्स भी थे। लोथल में मिले मिट्टी की बोट्स और आइवरी स्केल के दांत का इस्तेमाल किया जाता था स्केलिंग पर्पजेस के लिए। लोथल पोर्ट से कॉटन ट्रेड इतना ज्यादा था कि आज हम इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक बहुत बड़ी पोर्ट सिटी है और यहाँ से बहुत ट्रेड होता है। इसीलिए
ये कंपैरिजन किया जाता है मैनचेस्टर और लोथल के बीच। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट है धोलावीरा। अदीर बेट द्वीप पर मिले इस साइट को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ये वर्ल्ड की दूसरी और भारत की पहली इंडस साइट। यहाँ पर मिले वाटर हार्वेस्टिंग की साइट्स और डैम रिजर्वर की साइट्स। और देखो ये जो साइट्स थी इनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चरल वे में और बहुत ही मजबूती के साथ इन्हें बनाया गया था। कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो है ना आज भी ज्यों के त्यों वहां पे वैसे ही बने हुए हैं। तीन पार्ट्स में टाउन को डिवाइड किया जाता है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। और टाउन के चारों ओर एक बहुत ही मजबूत और दृढ़ दीवार हुआ करती थी टाउन को सुरक्षित रखने के लिए। और देखो यहाँ पर ज्यादातर साइट्स पे मिट्टी के ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। धोलावीरा में हमें सैंडस्टोन के भी सबूत मिले हैं, यानी यहाँ पे सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था। इस साइट की इंपोर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार ने इसे आइकॉनिक टूरिस्ट साइट का दर्जा दिया। देखो आप ये सोच रहे हो ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला गया? हड़प्पन साइट ही पहली डिस्कवर्ड साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसलिए कई बार नाम जो है वो इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर देखो हम स्पेसिफिकली हड़प्पा साइट की बात करें, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? लाल पत्थर से बना हुआ आदमी का धड़ यानी रेड स्टोन टोर्स, पत्थर से बने हुए लिंगम या योनि। ये दर्शाता है कि हड़प्पन फालिक वर्शिप में भी विश्वास रखते थे। इस पे तो मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की, आपने देखी ही होगी। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की आर.डी. बनर्जी ने। आर्कियोलॉजी के पॉइंट से मोहनजोदाड़ो का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हमें मिलती है ढेरों डिस्कवरीज। जैसे कि देखो ग्रेट बाथ, नहाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह, ग्रेट ग्रैनरी, तांबा यानी ब्रोंज से बनी हुई डांसिंग गर्ल, ब्रोंज से बना हुआ बुल, पशुपति सील और एक दाढ़ी वाले प्रीस्ट की स्टैच्यू। मोहनजोदाड़ो को 1980 में इंडस सिविलाइजेशन की पहली यूनेस्को साइट का दर्जा मिला। बलूचिस्तान डेजर्ट में मिली इस साइट को अभी ज्यादा तराशा नहीं गया है, पर राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बाद गनेरी वाला देखो चौथी बड़ी साइट है। इस साइट पे खोज के बाद हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो साइट है ना वो है हकरा नदी के किनारे मिली राखीगढ़ी साइट, जो देखो आज के समय में हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हमें पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो देखो डॉग पालते थे। यहाँ हमें मिले कॉपर और गोल्ड की ज्वेलरी और इसके साथ साथ मिट्टी में दफन इंसान के कुछ डीएनए पार्टिकल्स भी यहाँ से मिलते हैं। इन डीएनए पार्टिकल्स की स्टडी के बाद ही ये अंदाजा लगाया गया कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे वो यहीं के मूल निवासी थे, यानी ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थी। इस साइट की इंपोर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार ने इसे भी आइकॉनिक साइट का दर्जा दिया है। 2015 में हरियाणा से हमने खोज निकाला इंडस सिविलाइजेशन की ओल्डेस्ट साइट भिराणा। इससे पहले देखो मोहनजोदाड़ो को ओल्डेस्ट साइट का दर्जा मिला हुआ था। हरियाणा की देखो एक और इंपोर्टेंट साइट की बात करें ना, सरस्वती नदी के किनारे डेवलप हुई बनवाली साइट या फिर बालू, जहां पहली बार गार्लिक यानी लहसुन के अवशेष भी पाए गए हैं। पाकिस्तान के इंडस नदी के किनारे डेवलप हुई चनहुदड़ो साइट, जिसे देखो लंकाशायर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। दरअसल यहाँ पे हमें काफी तरह की फैक्ट्रीज मिली हैं, जैसे बीड फैक्ट्री, चूड़ियों की फैक्ट्री या फिर कॉटन टेक्सटाइल की फैक्ट्री। इसी के साथ यहाँ पर हमें ना इवन लिपस्टिक के भी एविडेंस मिले। और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगा, जैसे कि देखो नाम से ही जाहिर है, यानी काले रंग की चूड़ियां। बालाथल और कालीबंगा दोनों ही साइट्स राजस्थान में हैं। यहाँ से हमें फायर अल्टर और कैमल्स की हड्डी भी मिली है। फायर अल्टर का यहाँ पे मिलना ये दर्शाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एनिमल्स की सैक्रिफाइस में बिलीव करते थे। इसके बाद पंजाब की सतलुज नदी के किनारे खोजी गई एक और इंडस साइट रोपा, कि यहाँ पर ना जो कब्रें मिली हैं उसमें इंसान और कुत्तों को दोनों को एक साथ दफनाया गया था। देखो एग्जैक्ट वजह तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन शायद दोनों के बीच में बहुत प्रेम हुआ करता होगा, तभी दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। लेकिन देखो एक खास बात, दोनों की डेथ एक ही समय पर कैसे हो सकती थी? तो कहीं ये सती वाली चीज तो नहीं है। गुजरात में मिले तुर्कोताड़ा साइट पे हमें मिलते हैं घोड़े की हड्डियों यानी हॉर्स बोन्स के सबूत। गुजरात में ना हॉर्स बोन का मिलना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थ्योरी को सोल्व करता है, हालांकि कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। दरअसल देखो कंट्रोवर्सी ये है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हॉर्स को यानी घोड़े को इंडिया में पहली बार आर्यंस लेके आए थे वैदिक एज में, यानी 1500 बीसी के बाद में। और देखो इस बात को चैलेंज किया गया तुर्कोताड़ा साइट ने। यहाँ पे क्योंकि हॉर्स के सबूत मिले हैं, ये साबित होता है कि इवन हड़प्पन टाइम्स में भी घोड़े थे। और देखो इस आर्गुमेंट को मजबूती प्रोवाइड की उत्तर प्रदेश में 2019 में मिली एक और इंपोर्टेंट साइट ने, जिसका नाम है सिनोली साइट। सिनोली साइट से क्या डिस्कवर किया गया? देखो रथ के सबूत मिले हैं सिनोली साइट से। अब रथ तो तभी चलेगा ना जब घोड़े रथ को चलाएंगे, तो रथ के सबूत मिले हैं, इसका मतलब घोड़े भी होंगे। इस विवाद को लेकर अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। सिनोली साइट के राज पूरी तरह से अभी देखो खुलने बाकी है, और जैसे जैसे राज खुलेंगे ये डिबेट सेटल डाउन होगी। इसके बाद देखो एरिया वाइज हम कुछ और साइट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में स्थित इंडस सिविलाइजेशन की वेस्टर्न मोस्ट साइट सुल्तानगंडोर, कोटबाला, मेहरगढ़, कोट डीजी या फिर अमरी। कश्मीर में मिली इंडस सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न मोस्ट साइट मांड, और वहीं उत्तर प्रदेश में यमुना किनारे मिलता है ईस्टर्न मोस्ट साइट आलमगीरपुर या फिर उल्लास। गुजरात में मिलती है देसलपुर, अबुनाथ, रंगपुर और शिकारपुर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की साउदर्न मोस्ट साइट है देमाबाद, जो हमें मिलती है पतरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। और लास्ट में देखो हम बात करें कि ये इतनी जबरदस्त सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। देखो ये तो अभी तय नहीं हो पाया है, अभी भी डिबेट का हिस्सा है, डिबेट सेटल डाउन नहीं हुई है। कुछ हिस्टोरियन जैसे मैके या फिर SR राव का मानना है कि क्लाइमेट रीजंस की वजह से इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया। इसके अलावा कुछ दूसरे इतिहासकार हैं, जैसे देखो व्हीलर या फिर गोर्डन, इनका यह मानना है कि आर्यंस जब यहाँ पर आए ना, तो उन्होंने हड़प्पन के ऊपर अटैक कर दिया, और धीरे धीरे इस अटैक की वजह से ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से समाप्त हो गई। पक्के तौर पे देखो बता पाना मुश्किल है, पर 2023 में उत्तराखंड में हुए रॉक स्टडी के बाद से यह पता चला है कि सिविलाइजेशन के अंत का एक मुख्य कारण हो सकता है लंबे वक्त तक यहाँ पे ड्रोट का आना, यानी कि सूखे का आना।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आयरन एज की। आयरन एज की शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान ही हो गई थी। 2022 में तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में मिला मैलादुम्पराई साइट, जिसने हमारे आयरन एज को और पीछे धकेल दिया। यहाँ पे हुई खुदाई से पता चला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन एज शुरू हुआ 2172 बीसी में, यानी कि करीब 4200 साल पहले, और यही टाइम पीरियड ब्रोंज और कॉपर एज का भी था। देखो आयरन एज को ना आयरन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम तक इंसान आयरन यानी लोहे के बने हुए टूल्स को इस्तेमाल करने लगा था। भारत में आयरन एज का पहला एविडेंस उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिलता है। आयरन एज के मिलते ही दुनिया भर में एक क्रांति सी आ गई थी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह था, फिर तो देखो लोहे से बना हल इंसान इस्तेमाल करने लगा और इसे इस्तेमाल किया जाने लगा जुताई के लिए, मतलब खेत जोतना आसान हो गया था। इस वजह से देखो फसलों की पैदावार भी बढ़ गई थी। फसलों की पैदावार तो देखो एक तरफ, दूसरी तरफ इंसान लोहे से बने हथियारों का इस्तेमाल करने लगा, और लोहे से बने हथियार तो आपको पता है ज्यादा धारदार होते हैं। आयरन से बने टूल्स हमें मिले उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर से, आलमगीरपुर से और कौशाम्बी से। इसके अलावा साउथ इंडिया में देखें तो कर्नाटक में है हल्लूर साइट और मस्की साइट। इसके अलावा नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु का अदियाछा नल्लूर। आयरन एज के साथ ही आया वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक शब्द आता है वेद वर्ड से, जिसका मतलब है नॉलेज। देखो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस ने वैदिक कल्चर की शुरुआत की थी, बट क्वेश्चन उठता है कि ये आर्यंस आए कहां से थे। इस सवाल का जवाब देखो एक नहीं है, कई सारे हैं। दरअसल कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जैसे मैक्स मूलर, इनका मानना है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। वहीं देखो बाल गंगाधर तिलक जी का ये कहना है कि आर्यंस साइबेरिया या आर्कटिक रीजन से आए थे। देखो ये कहीं से भी आए हों, पर एक बात तो तय है कि आर्यंस का रहन सहन ना नोमैडिक था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाला था। जहां देखो एक तरफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को कुछ मिनट पहले हमने जाना, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। आर्यंस पॉपुलेशन रूरल थी। आर्यंस का मेंशन हमें इराक में मिले कसाइट इंस्क्रिप्शन से भी मिला है। सीरिया के मितनी इंस्क्रिप्शंस में भी आर्यंस शब्द का उल्लेख है। वैदिक सिविलाइजेशन को देखो वैसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक या अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ज्योग्राफिकली देखो ऋग्वेद के जो लोग थे ना, वो इंडस और उसकी 6 ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही रहते थे, जिन्हें बोला जाता है सप्त सिंधु। पर जैसे ही आयरन का इस्तेमाल बढ़ गया, जंगल काटना और ज्यादा आसान हो गया, इससे देखो ह्यूमन सेटलमेंट ना बढ़ती गई। लेटर वैदिक पीरियड आते आते इंसान भारत के पूर्वी छोर यानी ईस्टर्न इंडिया को भी छू चुका था। आइए अब इन दोनों पीरियड्स को हम डिटेल से देखते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। पहले आता है ऋग्वेद यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। इस टाइम पीरियड की डिटेल्स हमें ऋग्वेद के 10 मंडल से मिलती हैं। ऋग्वेदिक टाइम में राजा का बेटा ही राजा बनता था। इनमें थे कुछ ट्राइबल किंगडम्स जैसे भारत, मत्स्य, यदुज और पुरुज, जो काफी स्ट्रॉन्ग राज्य थे और इनके ट्राइबल चीफ को बोलते थे राजन। ऋग्वेद की हाइम्स यानी भजन में हमें एक कहानी सुनने को मिलती है, जो कि देखो 10 राजाओं के बीच एक लड़ाई से संबंधित है, जिसे बोलते हैं 10 राजन या फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये बैटल हुआ परूसनी नदी के किनारे। परूसनी जिसे आज के समय में हम रावी बोलते हैं, इस नदी के किनारे ये बैटल हुआ था और इस परूसनी नदी के पानी के लिए ही हुआ था। इस 10 राजन बैटल में भारत ट्राइब अपने चीफ सुदास के साथ अकेले ही 10 अलग ट्राइबल ग्रुप्स को हरा देती है। भारत ट्राइब की जीत के बाद इस जगह को भारतवर्ष बोला गया। इसके बाद अगर समाज की बात करें, ऋग्वेद का समाज 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण पढ़ाते थे, क्षत्रिय के पास शक्ति और शौर्य था, युद्ध लड़ते थे, और वैश्य जो व्यापार करते थे। ये जो डिवीजन था ना, ये कास्ट के आधार पर नहीं था, बल्कि योग्यता के आधार पर था। मतलब कोई भी अपने टैलेंट के बेसिस पे ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता था। इनफैक्ट वर्ण शब्द का मतलब भी ऋग्वेद में कलर है। वेदों की ओर वापस चलो। इसके बाद अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। इस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। इन वेदों में भारत को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है आर्यवर्त जो कि नॉर्दर्न इंडिया में था, दूसरा है मध्य देशा जो सेंट्रल इंडिया में था, और तीसरा है दक्षिण पथ यानी कि साउदर्न इंडिया। लेटर वैदिक पीरियड को एपिक एज भी बोलते हैं। दरअसल भारत की 2 महान एपिक महाभारत और रामायण इसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी। लेटर वैदिक टाइम्स के मेन गॉड और रिचुअल्स की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में ना भगवान इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की इंपोर्टेंस तो खत्म हो गई थी और उनकी जगह ले ली थी भगवान प्रजापति, रुद्र और भगवान विष्णु ने। इंसान के साथ साथ भगवान का भी बंटवारा हो गया। जैसे देखो भगवान पूषण जो कि पशु यानी कैटल्स के गॉड थे, उन्हें शूद्रों का भगवान बताया गया। रिचुअल्स काफी कॉम्प्लिकेट हो गए थे, जैसे बलि प्रथा, मूर्ति पूजा और मंत्र जाप। तो इन सब कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स की वजह से ना ब्राह्मण्स का जो दर्जा था ना समाज में, वो काफी बढ़ गया। जिस समाज को हम ऋग्वैदिक पीरियड में योग्यता के आधार पे डिवाइड करते थे, वो अब जन्म के आधार पे बंटने लगा। मतलब जन्म कहां पे हुआ है उसी के बेस पे आपका वर्ण डिसाइड होगा, ना कि योग्यता के आधार पर। जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ वो आप चेंज नहीं कर सकते। इवन आपने स्किल यानी टैलेंट हासिल कर लिया तो भी। यहीं से शुरुआत होती है रिजिड कास्ट सिस्टम की। लेटर वैदिक पीरियड तो देखो इवन महिलाओं के लिए भी अच्छा साबित नहीं हुआ। औरतों का दर्जा समाज में काफी गिर गया। सभा और समिति में इनकी एंट्री बंद करा दी गई। सती प्रथा, बाल विवाह जैसे कुरू प्रथाएं
समाज का हिस्सा बन गई। इसके बाद भी कुछ औरतें जैसे गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी, इन्होंने देखो अपना रास्ता बना ही लिया। आज एंशिएंट लिटरेचर के फील्ड में इन महिलाओं का बहुत नाम है। इस पीरियड की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की बात करें तो ये भी खेती पर ही निर्भर थे, पर अब यहाँ के लोगों को ना जमीन की कीमत पता चल चुकी थी। लेटर वैदिक पीरियड से जो किताबें मिली है ना, उसमें राष्ट्र या जनपद शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि इस पीरियड में की गई लड़ाइयां जमीन पे कब्जे के लिए होती थी। अगर देखो ऋग वैदिक पीरियड के तुलना में देखें तो लेटर वैदिक पीरियड के लोग शहरी जिंदगी जीते थे, और ये हमें पता चलता है तैत्तिरीय अरण्यक में लिखे हुए नगर शब्द से। इसके बाद बात करें बार्टर सिस्टम की, वैसे तो देखो ऋग वेद की तरह लेटर वैदिक पीरियड में भी बार्टर सिस्टम चालू था, और सिल्वर कॉइन्स जिन्हें निस्क बोलते थे ये भी इस्तेमाल होने लगा। इस समय में राजा अपनी प्रजा से ना 3 तरह के टैक्स वसूलते थे, एक बलि, दूसरा शुल्क और तीसरा भाग। और देखो वैश्य जाति के लोग जो व्यापारी यानी कि मर्चेंट्स थे, ये व्यापारी ना आपस में मिलकर ग्रुप्स बनाने लगे। इन्हें बोला गया श्रेष्ठिन्स। मोटे मोटे तौर पे देखो कास्ट सिस्टम ने ना समाज को 4 पार्ट्स में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स ने जहां ब्राह्मण्स की इंपोर्टेंस को बढ़ा दिया और जंग के मैदान में क्षत्रिय की इंपोर्टेंस बढ़ गई। वैश्य कम्युनिटी के लोग व्यापार से अपना काम चला लेते थे और शूद्रों का काम था ऊपर की 3 कम्युनिटीज की सेवा करना। लेटर वैदिक पीरियड के दौरान समाज में बहुत बुराइयां आ गई थी, जैसे कि बलि प्रथा, संस्कृत भाषा का प्रयोग, महंगे महंगे पूजा पाठ और भी बहुत कुछ। इन सब ने देखो बहुत से आम लोगों को ना अपने रिलीजन से विमुख कर दिया। यानी बहुत सारे हिंदुइज्म के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया। इसके बाद चलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लेते हैं। देखो बुद्धिज्म रिलीजन जो है ना, ये आधारित है गौतम बुद्ध के बताए गए सिद्धांतों पे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी साक्य रिपब्लिक के कैपिटल कपिलवस्तु में हुआ था। बुद्ध को सिद्धार्थ, साक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि बुद्ध के पूर्वज थे काश्यप और इनके उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर होंगे मैत्रेय, जिन्हें फ्यूचर बुद्ध भी कहते हैं। आइए बुद्ध के बारे में और डिटेल से जानते हैं। इनके पिता का नाम सुदोधन और माँ का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल बताया जाता है। जन्म के समय ही इनकी माँ की ना डेथ हो गई थी। इस वजह से इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इन्होंने ही बुद्ध को गौतम नाम दिया। प्रजापति गौतमी आगे जाके बुद्धिस्ट संघ में आने वाली पहली महिला बनी। ऐसा बोलते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने यह भविष्यवाणी की थी कि बुद्ध एक बहुत ही ज्यादा बड़े धार्मिक पर्सन बनेंगे, पर इनके पिता को ना ये बात पसंद नहीं थी। इनके पिता जो उस समय शाक्य वंश के राजा थे, वो चाहते थे कि गौतम आगे जाके गद्दी संभाले, राजा बने। इसलिए ना उन्होंने गौतम को 4 दीवारी में कैद कर दिया। महल के अंदर ही बुद्ध को हर प्रकार की सुख सुविधाएं हासिल थी। लेकिन देखो इनके पिता यानी राजा गौतम बुद्ध को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाए। 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार एक बूढ़े आदमी को, बीमार पर्सन को, मृत शरीर को और एक साधु को देखते हैं तो उनका मन न दुख से भर जाता है। ये पीड़ा उनके मन का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। 29 साल की उम्र में बुद्ध अपना गृहस्थ जीवन छोड़ छाड़ कर शांति यानी पीस की खोज में निकल गए, और जिस घोड़े के साथ बुद्ध निकले उसका नाम था कंथक। इस इवेंट को बोला गया महाविनिष्क्रमण या फिर इंग्लिश में कहें द ग्रेट डिपार्चर। इसके 6 साल बाद यानी 35 साल की उम्र में बोध गया के फाल्गुनी नदी के किनारे बुद्ध को मिला एनलाइटमेंट, और इसे बोलते हैं निर्वाण। और निर्वाण हासिल करने के बाद उन्होंने सरमन्स देने स्टार्ट किए। बुद्ध का पहला सरमन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में हुआ, और इस इवेंट को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन, इंग्लिश में कहें टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। 80 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में साल के पेड़ के नीचे बुद्ध की मृत्यु हो गई, और इस इवेंट को बोला गया महापरिनिर्वाण। बुद्ध के लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, जैसे जन्म, निर्वाण हासिल करना, मृत्यु, इन सबको ना सिंबल्स की सहायता से दिखाया गया है। जैसे कि बुद्ध के जन्म को दर्शाया गया है कमल यानी लोटस के फूल से। बुद्ध का घर से निकलना यानी कि महाविनिष्क्रमण, इसे दर्शाया गया है हॉर्स से यानी घोड़े से। निर्वाण प्राप्ति को दर्शाया गया है बोधि ट्री से। फर्स्ट सरमन जब बुद्ध देते हैं इसको दिखाया गया है व्हील से, जिसे बोलते हैं धर्म चक्र। यही सिंबल हमें लायन कैपिटल ऑफ अशोका में दिखता है, जिसे सम्राट अशोक ने स्थापित किया था बौद्ध धर्म के स्प्रेड के लिए। ये धर्म चक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा भी है। आखिर में इनकी मृत्यु यानी परिनिर्वाण को दर्शाया गया है स्तूप से। इसके बाद आइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। बुद्ध के पहले टीचर का नाम अलार कलाम था। ये एक ऐसे शाक्य फिलोसोफर थे जिन्होंने बुद्ध को मेडिटेशन के तौर तरीके सिखाए। इनके दूसरे टीचर का नाम उद्दक रामपुत्र था। बुद्ध के कुछ करीबी शिष्य थे आनंद, सरिपुत्र, मोगलन, काश्यप, उपाली। यहाँ पे देखो 2 तरह के शिष्य थे। पहली तरह के भिक्षु यानी मोंक्स, यानी वो जिन्होंने घरेलू जीवन छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। और दूसरे तरह के शिष्य उपासक या फिर उपासिका, ये वो वर्शिपर्स थे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन अपना घर बार इन्होंने नहीं छोड़ा था, यानी भिक्षु नहीं थे। बुद्धिज्म रिलीजन के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और तीसरे नंबर पे संघ। बुद्ध वो है जो प्रबुद्ध है यानी इनलाइटेंड है। धम्म यानी बुद्ध के बताए गए सिद्धांत, उसूल, नियम जो बोधि भिक्षु को फॉलो करने होते हैं। तीसरे नंबर पे संघ यानी भिक्षु का बनाया हुआ ग्रुप जो बुद्ध की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाता था। अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स जिन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, तो पहले हैं कोशाला के किंग प्रसन्नजीत, हरण्यक डायनेस्टी के पावरफुल किंग जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु। ये किंग्स भगवान बुद्ध के कंटेम्परेरी भी थे। बुद्धिज्म को अपनाने वाले 3 अहम राज्य थे, शिशुकुना डायनेस्टी के कालाशोक, मौर्यंस डायनेस्टी के सम्राट अशोक और लास्ट में कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क। अपने जीवन काल में बुद्ध को 2 बड़े किंगडम्स में जाना होता था दर्शन देने, कोशाला और मगध।
कुछ और जगह जहां बुद्ध जाते हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं: कपिलवस्तु, वैशाली, गया, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत। बुद्ध की बुनियादी सिद्धांत 4 बातों पर निर्भर थे, जिसे बोला गया 4 नोबल ट्रूथ्स। पहला नोबल ट्रूथ है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यानी ये सच है कि दुख है। दूसरा नोबल ट्रूथ है द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, जो ये बताता है कि ये दुख आता है हमारी इच्छाओं से, हमारी लालसा से, और ये लालसा ही हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा के रखती है। इसके बाद तीसरा नोबल ट्रूथ है द ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी इस दुख का अंत होगा जब हम अपनी इच्छाओं को मार देंगे। लास्ट नोबल ट्रूथ है ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि आखिरी सिद्धांत हमें रास्ता देता है 8 फोल्ड पाथ्स का, मतलब 8 ऐसे रास्ते जो हमें इस संसार के दुख से मुक्ति दिलाएंगे। कौन सा है ये 8 फोल्ड पाथ? देखो, ये 8 रास्ते कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले है राइट थॉट, यानी सही और अच्छा सोचो। इसके बाद दूसरा राइट स्पीच, यानी सही और अच्छा बोलो। तीसरे नंबर पे राइट एक्शन, यानी सही और अच्छा करो। चौथे नंबर पे राइट लाइवलीहुड, यानी ऐसे काम करो दूसरों का भी भला हो। नेक्स्ट राइट एफर्ट, यानी ईमानदारी से काम करो। नेक्स्ट राइट माइंडफुलनेस, यानी दिमाग को शांत और स्थिर रखो। नेक्स्ट राइट मेडिटेशन, यानी शांति से ध्यान करो। और सबसे लास्ट में राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये 8 पाथ हमने डिस्कस किए। ये जो 8 फोल्ड पाथ है ना, इसको मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग भी बोला गया है। देखो, इस 8 फोल्ड पाथ को देने का बुद्ध का उद्देश्य ये था, लोगों को ना सामाजिक अंधविश्वास से दूर रखना और बताना कि आप खुद में ही शांति, शक्ति और सुख ढूंढो। और देखो, बुद्ध की टीचिंग्स ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए उन्होंने आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने उपदेश आम लोगों की भाषा में दिए, जो कि थी पाली लैंग्वेज, उस समय कॉमन मैन की भाषा थी। नेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक भी पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए थे। अभिधम्म पिटक 5 बुक्स का कंपाइलेशन है, जैसे कि दिग् निकाय, माजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और सबसे लास्ट में खुद्दक निकाय। इसके अलावा दीपवंश और महावंश भी पाली लैंग्वेज में ही लिखे गए बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। देखो, महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद बुद्धिज्म से संबंधित मामलों पर डिस्कशन करने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स और स्कॉलर्स समय समय पर इकट्ठा हुए, गैदर हुए, और इन्हीं गैदरिंग्स को बोला गया बुद्धिस्ट काउंसिल्स। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज हुई। एक एक करके सबकी बात करते हैं। पहले आप ये स्क्रीन पे चार्ट देखिए। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई 486 BC में राजगृह, बिहार में। बुद्धिस्ट काउंसिल के संरक्षक थे हर्यंक डायनेस्टी के राजा अजातशत्रु और इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप उपाली। इस काउंसिल के नतीजे में निकले 2 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, विनय पिटक और सूत पिटक। विनय पिटक जिसे लिखा है उपाली ने, और उसमें लिखा है बुद्धिस्ट संघ के नियम। आसान भाषा में आपको बताऊं, संघ में रहते हुए बुद्धिस्ट मॉन्क्स को कैसे बिहेव करना है। जैसे गुस्सा आ गया तो उसके खिलाफ पेनल्टी क्या लगेगी, पैसा रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, कब खाना है, क्या अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें, ये सारे नियम बताए गए थे विनय पिटक में। इसके बाद दूसरी तरफ सूत पिटक, जिसके लेखक आनंद है, यह हमें बताता है बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में। सूत पिटक डिवाइडेड है 5 निकाय में, यानी कलेक्शंस में। जैसे देखो, सबसे पहले दिग् निकाय, दूसरे नंबर पे मध्यम निकाय, तीसरे नंबर पे संयुक्त निकाय, चौथे नंबर पे अंगुतर निकाय और सबसे लास्ट में खुद्दक निकाय। इसके बाद हम बात करें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये आयोजित हुई थी 383 BC में। शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक इस बुद्धिस्ट काउंसिल के संरक्षक थे। वैशाली में ये बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सर्वाकामिनी या सभाकर्णी। और इस काउंसिल में बुद्धिस्ट संघ डिवाइड हुआ स्थावीर निकाय और महासंघिका में। स्थावीर मतलब ऐसे फॉलोअर्स जो देखो कठिन से कठिन बुद्धिस्ट नियमों को मानने के लिए तैयार थे, लेकिन दूसरी तरफ महासंघिका के फॉलोअर्स थोड़े आसान रास्ते ढूंढ रहे थे, जैसे कि देखो दोनों टाइम भोजन करना या फिर दान दक्षिणा में सोना चांदी लेना। तो डिफरेंसेस आ गए, मतलब बुद्धिस्ट संघ डिवाइड हो गया 2 बुद्धिस्ट स्कूल्स में, एक तरफ स्थावीर निकाय और दूसरी तरफ महासंघिका। इसके बाद बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, यह आयोजित हुई 250 BC मौर्य डायनेस्टी के कैपिटल पाटलिपुत्र में। इसके संरक्षक थे सम्राट अशोक और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसा। इस काउंसिल में हमें मिला मोगलीपुत्र तीसा द्वारा लिखा गया अभिधम्म पिटक, और यह पिटक हमें बताता है बुद्धिस्ट फिलोसफीज के बारे में। सम्राट अशोक हीनयान सेक्ट के फॉलोअर थे। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को एक साथ बोलते हैं त्रिपिटक, और तीनों पिटक पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, जो उस समय कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, यानी आम लोगों की भाषा थी। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की, यह आयोजित हुई 72 AD में कश्मीर में। इसके संरक्षक थे कुषाण डायनेस्टी के किंग कनिष्क, और ये वसुमित्र की अध्यक्षता में कंडक्ट हुई थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है, वो भी इस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में उपस्थित थे। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म डिवाइड हुआ हीनयान और महायान सेक्ट्स में। हीनयान को बोलते थे लेसर विकल और महायान को बोला गया ग्रेटर विकल। जो हीनयान के फॉलोअर्स थे ना, वो बिलीव करते थे बुद्धिस्ट के मूल टीचिंग्स में, यानी मूल जो प्रिंसिपल्स दिए गए ना महात्मा बुद्ध के द्वारा, उनमें विश्वास किया जाता था हीनयान के फॉलोअर्स के द्वारा। वहीं महायान के हिसाब से महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स अब गायब हो चुकी है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। हीनयान सेक्ट मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता था, वहीं महायान सेक्ट महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे और उन्हीं की मूर्ति की पूजा भी उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। जो हीनयान सेक्ट के फॉलोअर्स थे ना, उनको ये लगता था निर्वाण का रास्ता जो है वो अकेले ही तय करना पड़ता है, आपकी कोई नैया पार नहीं करवा सकता। मतलब इनका फोकस इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा था। वहीं देखो दूसरी तरफ महायान सेक्ट बोधिसत्व कंसेप्ट पे विश्वास करते थे, जिनके हिसाब से एक बोधिसत्व का काम दूसरे लोगों का निर्माण प्राप्त करने में उनकी मदद करना है, उनकी हेल्प करना है। दरअसल बोधिसत्व ऐसे इनलाइटेंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जिन्होंने ठान लिया था, प्रण लिया था कि वो दूसरों की निर्माण
निर्वाण प्राप्त करने में मदद करेंगे। और जो बोधिसत्व ये कर ले जाते उन्हें बोलते सम्यकंस बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, हीनयान सेक्ट वाले ना पाली भाषा का प्रयोग करते थे, दूसरी तरफ महायान सेक्ट वाले संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। हीनयान और महायान आगे जाके दो अलग अलग सेक्ट में बट गया। हीनयान से निकला थेरवाद और महायान से निकला वज्रयान। थेरवाद बुद्धिस्ट फॉलोअर्स का यह मानना था कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए ना मनुष्य को अपने जीवन से क्लेश का अंत करना होगा। आप पूछोगे सर क्लेश का क्या मतलब है? क्लेश को आसान शब्दों में बोला जाए तो ये वो नेगेटिव इमोशंस हैं जो मनुष्य को बांधे रखते हैं या बुरा बनाते हैं, जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, लोभ या लालच। थेरवाद फॉलोअर्स का यह मानना था कि ऐसे नेगेटिव इमोशंस से निकलने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध के बताए गए 8 फोल्ड पाथ पर चलना होगा। ऐसे ही कुछ सजेस्ट किया गया बुद्धिस्ट स्कॉलर बुद्धक घोष ने अपनी किताब विशुद्धि मग में। विशुद्धि मग एक पाली टेक्स्ट है और इसे अगर तोड़ा जाए, मतलब इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें विशुद्धि मग, तो हमें मिलेगा विष शुद्धि मग, यानी कि विष को शुद्धि करने का मार्ग या फिर द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। हीनयान की तरह थेरवाद फॉलोअर्स भी उपदेश देने के लिए पाली भाषा का ही प्रयोग करते थे। देखो ऐसा मानना है वज्रयान बुद्धिज्म हिंदू रिलीजन से प्रभावित है। ऐसा देखो इसलिए कहा गया क्योंकि वैदिक टाइम्स पे हो रहे रिचुअल्स जैसे तंत्र मंत्र अब बुद्धिज्म से संबंधित फिलोसफी में भी एंटर कर चुके थे। वज्रयान के फॉलोअर्स ये मानते थे कि तंत्र मंत्र एक आसान रास्ता है निर्वाण प्राप्त करने के लिए। मतलब वज्रयान बुद्धिज्म और शैविज्म दोनों से प्रभावित था। आज दुनिया के करीबन 5.7% बुद्धिस्ट फॉलोअर्स ऐसे हैं जो वज्रयान के फॉलोअर्स हैं और ये हमें मिलते हैं तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, इन सभी जगहों पर। हीनयान सेक्ट के फॉलोअर्स आज के टाइम में नहीं मिलते और इन्हें रिप्लेस किया गया थेरवाद के फॉलोअर्स के द्वारा। आप इस मैप को देखिए, थेरवाद के फॉलोअर्स हमें मिलेंगे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में। वहीं महायान सेक्ट के फॉलोअर्स मिलते हैं चाइना, साउथ कोरिया, जापान और तिब्बत में। लेकिन देखो सबसे बड़ी आयरनी ये है, इंडिया जहां बुद्धिज्म का जन्म हुआ वहां पर ही आज बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में है। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में सिर्फ 0.7% पॉपुलेशन ही बुद्धिस्ट है। तो इस प्रकार से हमने बुद्धिज्म को डिटेल से समझा। इसके बाद अब हम बात करते हैं जैनिज्म की।